Welcome to the PIDE webinar. My name is Nadeem Al-Haq. Let's begin. Today we are going to talk about youth. As you know, PIDE काफी कोशिश करता रहता है कि पाकिस्तान के सब इश्यूज पे बात करे और सबसे बात करे. We are not like some of the elitist institutions जो सिर्फ एक दूसरे से बात करते हैं और हार्वर्ड से बात करते हैं. हम सबसे बात करने की कोशिश करते हैं. I hope आप लोग सुनेंगे. हम लिट फेस्ट नहीं कराते, although लिट फेस्ट की सीजन आ गई है. अब इंशाल्लाह लिट फेस्ट पे हम सेलिब्रेट करेंगे विलियम डैलरप्पल कॉलोनियलिज्म चीजों के. हम आपके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ. तो लेट्स हियर अबाउट यूथ. असद अली शाह साहब आए हुए, उन्होंने कुछ काम किया हुआ इस पे. असद अली शाह साहब बताइए, जो हमने देखा है कि हमारे मुल्क में यूथ जो है बहुत परेशान है. 64% of the youth want to leave the country. 37% of people overall in every age group want to leave the country. In fact, I would say nobody really wants to live in this country. अजीब सिचुएशन है यहाँ. बस पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती है, इक़्तिदार की जंग होती है. इक़्तिदार की जंग किस चीज़ पे है कि मुझे सरकारी घर मिले, मुझे सरकारी हेलीकॉप्टर मिले, मुझे सरकारी गाड़ियाँ मिले, मुझे जनाब दुनिया के दौरे मिले. सरकारी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं सरकारी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा डाल सकूं, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बनाऊं, उसमें से पैसे मिले. ये हमारे मुल्क की नौयत रह गई है. बच्चे जो हैं उनकी भी नौयत ये हमने देखी है कि 34% ऑफ द यूथ जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं. मुझे तो समझ ही नहीं आती बच्चे पढ़ते क्यों हैं. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती. बच्चों के साथ एक फ्रॉड किया गया कि आप यूनिवर्सिटी जाएं. वो यूनिवर्सिटी जाती है, डिग्रियां तीन चार डिग्रियां लेके बच्चे फिर रहे, बट वो नौकरी कोई है नहीं आगे. वैसे भी कोई काम करने को नहीं है. फिर हम उनको एक फूल कर देते हैं कि एंटरप्रेन्योर बन जाओ. एंटरप्रेन्योर बेचारे कहाँ बने. हर एक तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता. एंटरप्रेन्योर तो शायद 1 मिलियन में एक बनता है. फिर हम उनको कहते हैं कि खोखे में लगाए, तो कहते हैं खोखे भी नहीं लगा सकते आप. एंटरप्रेन्योरशिप नहीं. एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ जो कि सबों ने डिफाइन किया वही एंटरप्रेन्योरशिप है. मैं आपको एक बात बताऊं. फॉर एग्जाम्पल, वैन चलाते थे गरीब लोग. वैन बड़ी अच्छी चलती थी. हमने वैन को गालियां दे दे के उसको इधर से उठाया उधर से उठाया, बड़ा मारा वैन वालों को. वैनें हमने खत्म कर दी. क्यों खत्म कर दी? क्योंकि गाड़ी वालों को तंग करती थी कि वो वैन आगे आ जाती थी, तेज चलती थी, गाड़ी वालों को बड़ी तकलीफ होती थी. तो हमने वैन को खत्म कर दिया. वैन की जगह क्या किया हमने? सुविल ले आए. सुविल एक ऐप है जो किसी अमीर बच्चे ने बनाई है, तो अब वैन ठीक हो गई है. इसी तरह उबर है या करीम है या पिन ड्राइव है, वो भी किसी अमीर बच्चे ने बनाई, अब वो ठीक हो गई है. गरीब का बच्चा टैक्सी चलाए तो मारा गया. तो ये सिचुएशन है इस वक्त हमारे मुल्क में इन अ नटशेल. असद अली शाह साहब, आप बताइए, व्हाट डू यू से टू दिस सिचुएशन? Thank you very much, Nadeem Sahab and PIDE, for giving me this opportunity to discuss the focusing on youth, of course, the entrepreneurship and our entrepreneurship ecosystem. And you're absolutely right. बहुत सारा यूथ हमारा जो है वो इस वक्त डिस्ग्रंटल्ड है और वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं. यूथ क्या, उससे मतलब ये है कि जो उससे बड़ी उम्र, आई डोंट नो यूथ की कैटेगरी क्या डिफाइन करेंगे आप, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुल्क से काफ़ी डिसल्यूजनड है. So if you allow me, let me, if I can, briefly present the state of entrepreneurship and its impact on our macro economy and, overall wellness of the country and the people, and why, we have not been able to progress, because that is one of the critical factor I consider. So these are some of the questions that I plan to cover, I think in 25-30 minutes of my presentation, and then we can have the debate and question answer session. I'm going to cover why Pakistan is lagged behind, what is obviously many factors, but one basic fundamental factor. Why are we close to default? जो आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं उस पे. And why entrepreneurship is very critical for growth and progress of any society, any country. What is the state of entrepreneurship and innovation of Pakistan, in Pakistan?
Obviously इसका तो बड़ा आसान है, dismal है काफी. What are some of the key impediments, roadblocks to entrepreneurship and entrepreneurship culture? Why are we not producing great entrepreneurs? And why is our youth stagnant? जो ये आपकी तरफ से सवाल आए थे, how can we change our culture and ecosystem to propel entrepreneurship and innovation? And how do we hack? वो सवाल ये था, hack entrepreneurship ecosystem, but उसको मैंने थोड़ा change कर दिया. How do we hack ecosystem of complacency by propelling entrepreneurship? So let me just very briefly touch base upon कि ये entrepreneurship है क्या. So entrepreneurship basically we are talking, it is an economic activity which involves designing, launching, and running new business enterprises in order to earn profit by ensuring best possible use of resources. So ये first part है, it is an economic activity. और second part, जो हमारे पास जो entrepreneurs हैं भी, और ये चीज जो है ज्यादातर lacking होती है, that is creativity and innovation, which involves discovering new ideas and implementing it in business. Because कोई भी business जो है static नहीं रह सकता, static रहेगा तो पीछे रह जाएगा. So I think this is another issue that we need to discuss. Why अगर हमारे पास जो entrepreneurship है भी और businesses हैं भी, तो उसमें so basically these are the factors. Innovation, entrepreneurship enhances economic growth, escalates productivity, creates employment, and brings social change, and creates an innovation environment, that is so essential for progress of any society. This is, I think, a latest tweet that I saw from IMF to just show you, which are the countries who progress, which receive, whether it is GDP growth or FDI, the foreign direct investment or investment. तो आप ये देखें कि US last year received the largest amount of foreign direct investment. And ये सारे जो मुल्क हैं जहाँ investment आ रही है, these are the countries who have highest level of innovation. तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी मुल्क आप दिखाते हैं जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट होगी ना जीडीपी ग्रोथ होगा. एंड इंटरेस्टिंगली यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो एफडीआई पिछले साल आई है, और ये पिछले 10, 15, 20 साल से है, नेदरलैंड्स, 4.3 ट्रिलियन, मोर देन इवन चाइना. And China के बाद Luxembourg, which is one of the tiniest countries, कराची से भी छोटा मुल्क है एरिया में भी, और पॉपुलेशन सिर्फ 6.5 लाख है मेरे ख्याल में, डिफेंस क्लिफ्टन के बराबर होगा. And they have been receiving, as big an investment as 3.3 trillion. आप सोचें कि कैसे ये लोग क्या करते हैं. Then the UK and Hong Kong, Singapore, Ireland. So we have to learn from, what these countries are doing to attract FDI. और हमारे यहाँ आपको पता है कि बिल्कुल FDI खत्म हो गई है. So basically, why Pakistan is effectively insolvent and lag behind? One fundamental factor is we do not have entrepreneurial system, entrepreneurship culture. And जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो पिछले 30-40 साल से मसला है वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है. और करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है? और बहुत बड़ा इसलिए होता है कि वी इंपोर्ट एवरीथिंग एंड एक्सपोर्ट वेरी लिटिल. तो and obviously why we are not able to sell goods to the world? Because we are not competitive. We are not producing any goods and services of value to the world, or very little. सिर्फ commodities हम produce करते हैं, और even for our own selves हम goods and services competitive cost and quality की नहीं बनाते, with the result वो भी हम बाहर से मंगाते हैं. So obviously
जब ये सूरत हाल होगी तो वी गेट आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब दुनिया में महंगाई हो जाती है, क्राइसिस होता है, जो अभी हुआ है सुपर साइकिल इन्फ्लेशन का जो चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो डॉलर्स जो है वो हमें नहीं मिल रहे, and we are bankrupt. And this has been happening every 3-4 years, 23rd IMF program, right? So, ecosystem that promotes efficiency and productivity, क्यों नहीं है हमारे पास? Quality and effectiveness of governments and their cost to the people. एक बड़ी वजह जो है why we are bankrupt is कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एंड दे आर नॉट डिलीवरिंग द सर्विसेज, दे आर नॉट मेकिंग द पॉलिसीज दैट विल प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट विल प्रमोट बिजनेसेस। सो हमारा एंटरप्रेन्योर और हमारा बिजनेस जो है इसी वजह से कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना रहा। सो लार्ज करप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट्स। एक ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक जो वजह है which has, I think, make our society complacent, is what I call this job-seeking culture. आप ये देखें कि it's my observation that overall, over 95% of our society and our people, our families, आज से 70 साल पहले, पाकिस्तान बनने से पहले और उससे भी पहले ज़्यादातर people were associated with agriculture और traditional agriculture, और फिर ये हमारे जो farmer है वो agriculture से ज़्यादा जब सोचते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको कोई job मिल जाए। So they don't think big, they only think कि, और वो भी job भी कौन सी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिले। So this is the culture कि at least सिंध में और वो भी यही प्रॉमिस करते हैं, and obviously what they have done, they have filled the government with very large number of incompetent people. So with the result, our government has become inefficient, incompetent. हमारी policies जो हैं innovation और competitive productivity और entrepreneurship को promote नहीं करती, and as a result, government is the largest employer. Expenditure हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, unproductive है। I mean, one of the reason is that our public sector expenditure is 22% of the GDP, और हमारा जो tax to GDP ratio है, which is less than 10% or 9%, non-tax revenue मिला के हमारा कोई पिछले 25-30 साल से 9 to 10% effectively, अगर आप लाइबिलिटीज जो ये कैश में पेमेंट नहीं करते हैं वो निकालें, वो इंक्लूड करें, लाइक पावर सेक्टर की लाइबिलिटीज हो गई, तो दोज आर द डेफिसिट्स जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेट हो गया है। और वो डेट जो है बहुत सारा हम एक्सटर्नल डेट से फाइनेंस करते हैं, डॉलर्स में फाइनेंस करते हैं। तो इस वक्त आपका $130 बिलियन का, $135 बिलियन का एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज हो गई है, विच वी आर अनएबल टू पे, वी डू नॉट जनरेट डॉलर्स। So this is the brief story of our country. Now, just to give you a perspective, global perspective, अगर आप देखें, I mean, not only आज की बात है कि वो मुल्क जो हैं तरक्की करते हैं और ग्रोथ आती है जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है, बल्कि अगर आप देखें कि दुनिया की जो ग्रोथ हुई है और जो चेंज हुई है, उन मुल्कों ने तरक्की की है जो ट्रेडिंग में और बिजनेस में आगे थे। और ये सारा कुछ 600 साल 13th-14th सेंचुरी में जो यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में रेनेसांस आया, उससे जो है ये उसके बाद, और उसमें, और ये जो डिजास्टर्स होते हैं ना, हमारे पास भी बहुत डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन दुनिया डिजास्टर से सीखती है, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। अब आप देखें कि वेस्टर्न यूरोप में 13th सेंचुरी में जो ब्लैक डेथ कहते हैं आई, उससे 1/3 ऑफ यूरोपियंस डाइड। लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट डिजास्टर, you know, European Renaissance आया, they started producing thinkers, philosophers, scientists, and above all, you know, entrepreneurs.
तो ये चार्टर्ड कंपनीज बननी शुरू हुई, और आप देखें स्पेन, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका डिस्कवर किया। यहाँ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, क्या नाम था उसका, anyway, they discovered all, I mean, India, and then these chartered companies started trading, and it was, you know, first Dutch East India Company, जिन्होंने ईस्ट इंडीज में ट्रेड से बहुत सारे पैसे बनाए, और they went to actually London to acquire their ships. उन्होंने कहा कि सारी शिपिंग हमें दे दें, because they had declared 5,000% dividend. तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई हम अपनी कंपनी क्यों ना बनाएं, तो फिर it was after Dutch East India Company that British East India Company was made in 31st December 1599. और वो कंपनी जो है उन्होंने फिर इतना पैसा बनाया, और उन्होंने यहाँ इंडिया और दूसरे मुल्कों में कॉलोनाइजेशन की, एंड at one time 17th 18th centuries में 18th century में ये British East India Company had an army of 260,000, you know, more than double than that of the mother country of you know, British. और वो कहते थे कि इतनी बड़ी एम्पायर बना दी इस कंपनी ने. एक्चुअली it was basically the traders who did the colonization, और जिसकी वजह से कहा जाता था कि sun never sets in British Empire. So from Renaissance to current fourth industrial revolution, 21st century, अगर आप देखें तो key factors of development are, you know, it's the education, the human development and entrepreneurship. जहाँ पर लोग जो हैं वो काबिल होते हैं, उनकी बेसिक यू नो एजुकेशन सही है और स्किल डेवलपमेंट है और रिस्क टेकिंग करते हैं तो वो मुल्क आगे बढ़ते हैं. Let me just very briefly touch what are the traits that are needed. Why in certain nations there is entrepreneurship and innovation, and why in certain countries like us ये चीज आगे नहीं बढ़ी. So basic traits that are required, जो कि हमारे कल्चर में बहुत कम है. You know, one of the thing is कि it requires ambition. आप यूथ की बात कर रहे थे, हमारे पास जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो तो लोगों को, अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई आपने जॉब करना है और जॉब भी सरकारी नौकरी करनी है, उससे आगे नहीं सोचते. We don't have ambition, big thinking and big vision. उस पे एक कोट है इसका, डोनाल्ड ट्रम्प, even he said कि उसने कहा था कि since you have to think, why not think big? तो आप सोचना तो आपने है, तो कम से कम सोच तो बड़ी रखें ना. So if you don't have big thinking, big ambition, तो फिर you will remain small. The second most important attribute is that of courage and audacity. वो चर्चिल कहता था the first of human quality is audacity. अब ये देखें, और and of course risk taking. ये जो यूरोपियंस हैं 15th century, 14th, 16th century, उस जमाने में ये एक्सप्लोरेशन में गए. इन्होंने वास्को डिगामा केम हियर 1496 में इंडिया डिस्कवर किया, या कोलंबस ने. It was all for money and for business and big thinking. And imagine the risk taking they did. उस जमाने में जो conventional sail ships होते थे, motor vessel भी नहीं होती थी. Many ships used to, you know, just disappear, and so many people used to die. I remember I went to Portugal, Lisbon का मैंने एक guided tour लिया, जो मुझे ये वास्को डिगामा की कवर पे भी वो ले गया था गाइड. तो I was told कि even in 15th century, even around nearly 10% of the population was in exploration business. You know, so this is all about, you know, courage, risk taking, adventure,
जो एंड ऑफ कोर्स ये चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं. Then the next thing is, you know, for learning and discovering new things, you need curiosity, questioning, debate. तो नदीम साहब काफी डिबेट कराते रहते हैं पाइड में, क्वेश्चंस रेज करते रहते हैं. हमारी सोसाइटी में मैंने देखा है कि क्वेश्चनिंग इज कंसिडर्ड बैड, कि ये किस तरह का क्वेश्चन कर लिया. अगर आप देखें सवाल नहीं करेंगे तो यू कांट लर्न. तो हमारी जो लर्निंग सोसाइटी नहीं है और इनोवेशन नहीं होती है, उसकी वजह यह है कि वी कंटिन्यू टू हैव ओल्ड बिलीव्स और कन्वेंशंस, उसी पे हम जिंदा रहते हैं, उसी के हिसाब से कि वी हैव ऑलरेडी ऑलवेज डन आवर बिजनेस लाइक दिस, आगे नहीं बढ़ते हम. और हम यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, हमारे लॉज को देख लें, कॉलोनियल सिस्टम जो कॉलोनाइजर्स हैं हमें जो सिस्टम दिया, जो लॉज दिए, वो आज तक वही चल रहे हैं. हम वो आगे बढ़ गए, हम उनको ब्लेम करते हैं कि हम कॉलोनियल सिस्टम खराब था. मेरे ख्याल में कॉलोनियल सिस्टम उस वक्त बहुत आगे था, लेकिन हम 70 साल में उसको हमने खराब किया है, आगे नहीं बढ़े. And we have this hierarchical system, you know, which impedes our progress. आप ये देख लें कि the family's elder, you know, has the final say. CEO and the top man in the organization or corporate culture, he has the final say. Within the government, it is the chief minister, the prime minister, you know, and the secretaries. All powers are usurped by them. जो colonial system में जो directors का या 18 grade का power है, वो भी usurp कर लिया है, और सारे अब exercise करते हैं prime minister या ministers or secretaries. So we have a culture of, you know, taking over power from everyone. We don't empower the youth, the young people. जो आप कह रहे हैं ना, एक वजह discouragement की ये भी है कि सारे powers concentrated हैं और हम नई thinking नहीं लाते. Then we don't encourage challenging existing norms. जब तक आप existing norms को challenge नहीं करेंगे, existing assumptions को change नहीं करेंगे, तो नई ideas produce नहीं होती हैं. You know, exponential growth and innovation happens with the new ideas. बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि I've seen कि we are living in the past, especially वो the party that I belong to, People's Party. हम अभी तक जो है वो सारी political parties dependent on कि what Bhutto did, what Benazir did, you know, Bhutto जिंदा है तो मैं सुनता रहता हूँ. We are more concerned about the debt rather than the, you know, those I mean who are living in abject poverty and our future. So we are not future focused. So seniority principle is pervasive. आप ये देखें कि whether it is our judiciary or government, all promotions are seniority, and seniority जो है वो किसी ने कहा कि we have learned from experience that men never learn anything from experience. वो सारी जो jobs होती हैं वो experience की basis पे होती हैं. ये नहीं देखते कि किस तरह का ridiculous experience है, और बंदे ने किया क्या है, track record क्या है. ये वाइस चांसलर्स आपके मैंने देखा कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हुई हैं सिंध ने अभी की हैं और बाकी जगह, 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए नदीम साहब, और वो एक्सपीरियंस क्या है, यू नो, एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर. वी हैव नॉट इनोवेटेड. So this, I think our entire ecosystem is based on incompetence, complacency, and old. We are not looking to disrupt this. We are not looking for crazy people and crazy ideas. Then, you know, mistakes, गलती जो है अगर किसी ने कर ली तो that is considered very bad. And we know that, you know, अगर आप गलती नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो रिस्क लेंगे, नई चीज करेंगे तो गलती होगी. एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, नई चीजें सीखेंगे. अगर कोई फेल होता है तो फेलियर इज कंसिडर्ड अ सिन. कोई फेलियर कैन बी अ ग्रेट टीचर. Then of course I already talked, we don't empower our young people because all new ideas come from the, you know, young and youth. लेकिन उसको हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, उनको भी हमने अपनी तरह से लगा दिया है. Lack of experimentation. Experimentation is very, very essential in the, you know, for new businesses. And new businesses इसलिए भी नहीं होती, आप ये देखें कि बाकी दुनिया में
अगर आप उनकी नैस्डैक को देख लें या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, पिछले 30 साल में ये सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो डिजिटल और नए लोग हैं, वो आ गए हैं, न्यू आइडियाज, क्रेजी आइडियाज। जो पुरानी कंपनियां हैं वो डिसअपीयर हो गई हैं। 80-90% ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज नाउ न्यू कंपनीज। लेकिन हमारे पास जो 30 साल पुरानी जो फैमिलीज हैं वो अभी तक बैठी हुई हैं। और उसकी वजह क्या है? हमारी पॉलिसीज, हमारे हाई टैक्स रेट्स। आप नया आदमी तो बिजनेस कर ही नहीं सकता ना, नए आदमी के पास ना उनको लोन मिलता है, ना रेगुलेटरी सिस्टम हमारे इतने एंटी यंग पीपल हैं और यूथ है, न्यू एंटरप्राइजेस है कि वी कंटिन्यू टू इनकरेज, आवर सिस्टम इनकरेजेस द ओल्ड एंड द ऑब्सोलीट। एंड ऑफ कोर्स सिकोफेंसी, सबमिसिवनेस इज द नॉर्म। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हों या इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं जो सारा वक्त हमारी चमचागिरी करते रहते हैं। मतलब जो अगर कोई चैलेंज करता है, एक्चुअली यू विल गेन मोर फ्रॉम पीपल हु चैलेंज यू, हु डिसएग्री विद यू। अगर आप सारे आपसे एग्री करते हैं तो फिर तो मतलब ये है कि कोई नई आइडिया तो नहीं आएगी ना। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट हैव लर्निंग कल्चर, आइडिया जनरेशन नहीं होती। एंड देन ऑफ कोर्स वी डोंट टॉलरेट ईच अदर। एक तो हम बहुत डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। Diversification can be a huge strength provided we are objective and we collaborate. I mean, so because we don't collaborate, so this is a very big weakness of this society, because we are divided in tribes and ethnicities. हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देते. And then of course there is no tolerance to the crazy ones. अगर आप ये देखें, ये Steve Jobs and people like Elon Musk, ये पागल लोग हैं. They come up with, वो कहता है कि मैं मार्स पे कॉलोनाइज करना चाह रहा हूँ. वो मार्स तो नहीं किया उसने, लेकिन उसने ऐसे रॉकेट्स बना दिए हैं जो कि they are much more efficient than NASA, you know. And he put, जितना उसने अपने पहले वेंचर से, पेपॉल से कमाया था, वो सारा EVs में लगा दिया उसने, and he has become the richest man. But I think 5-6 years ago he was totally bankrupt. तो बात ये है कि these are the people, you know, who have conviction and who take big risks on the new ideas. और वहां पर फिर कॉन्फिडेंस भी है, लोग जो हैं उनको पैसा देते हैं, कैपिटल देते हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है. हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है. वो एक there is a quote, I think I'll just end this part, I think, briefly, and then I go to the tech-based innovation briefly. वो मैं बात करूंगा उसके बाद. But एक बर्नार्ड शॉ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट था. 19th century में उसने कहा कि a reasonable man tries to adapt himself to the world, and an unreasonable man tries that the world adapts to him. I mean, he comes up with totally revolutionary ideas and wants the world to believe, on him, things like that. So therefore, he said, all progress is possible because of unreasonable man. I mean, it looks very odd, but this is, how the world has progressed. It's always the unconventional, the disruptor, the unreasonable man who brings, innovation and change. So I think I broadly covered the characteristics of entrepreneurship. If there are any, I think बहुत talk हो गई है. So Nadeem, if you want me to stop here and if you have any questions or any comments, then I have a few more slides. I think I'll take 10 minutes more. Certainly, we can go into that. जी, folks, please raise your hands and see what we can talk about. मेरा ख्याल है जी आपने बड़ा अच्छा खाका खींचा. असद साहब, but the problem is कि ये जो घुटा हुआ एटमॉस्फेयर है, जहाँ से सब भागना चाह रहे हैं, जहाँ मैं समझ नहीं हम क्या करें, जहाँ औरतों को हमने बनाया हुआ है एक क्या कहते हैं, एक whipping boy. उनको मार मार के हिजाब पहना के सोचते हैं कि बस यही एक हमारा काम है. हमारी सारी बातें होती हैं माजी की. खान साहब भी रियासत मदीना की बात करते हैं, अमर बिल मारूफ की बात करते हैं,
किसी का कोई ताल्लुक नहीं टेक्नोलॉजी से, किसी का कोई ताल्लुक नहीं आगे जाने से। हम चांद को छोड़ो, हम तो यहाँ नहीं कुछ करना चाहते। और नंबर 2 जो बात है, हमारा जो कॉलोनियल सिस्टम है, जहाँ के 5 बंदे इस मुल्क को चलाते हैं। सो साहब, यू बीन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो, 5 बंदे इस मुल्क को चलाते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, पीएसपीएम हो गया, और वो क्या कहते हैं, 1-2 और सेक्रेटरीज होंगे, वो चलाते हैं। या एक किचन कैबिनेट होता है, कैबिनेट ना मिलता है, ना बात करता है, ना पार्लियामेंट मिलता है, ना बात करता है। और अगर बात करते हैं वो सिर्फ फोटो ऑप के लिए करते हैं, बाकी सब डिसीजन तो एक डार्क कमरे में होती हैं। सब डिसीजन तो एक डार्क कमरे में होती हैं, और जो बस निकल आए, ना कोई मिनट्स होते हैं, ना कोई पता चलता है। ये जो निजाम बना हुआ है, जिसके अंदर सारी पावर एक बंदे के हाथ में है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे कुछ हो, और किसी को कुछ पता नहीं। या जज साहब भी हैं, जज साहब भी वो एक ओपेक बॉक्स में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम इंसल्ट हो जाएंगे, हमें कुछ करेंगे तो तंग हो जाएंगे, हम तनख्वाह भी बड़ी लेंगे, हम गाड़ी भी बड़ी लेंगे, हम घर भी बड़ा लेंगे, हम प्रोटोकॉल भी लेंगे, हम प्लॉट भी लेंगे। इस निजाम में क्या हो सकता है? जबकि ये निजाम नहीं टूटेगा तो बच्चे क्या देख रहे हैं? उनके रोल मॉडल क्या है? उनके रोल मॉडल तो यही है ना कि अगर कोई पढ़ लिख जाएगा उसको तो आप कमरे से बाहर निकाल देंगे, मुल्क से ही बाहर निकाल देंगे, उसको मुल्क से बाहर निकाल के मार भी देंगे, कोई बात नहीं। इस मुल्क में सबसे बड़ा जुल्म ये है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप बहुत ही बेवकूफ आदमी है। खालिद हसन बहुत फेमस राइटर था, आपको याद होगा, बच्चों को तो याद नहीं होगा, आपको याद होगा जरूर। असद साहब, मुझे तो बड़ी चित्रा याद है, बड़ा अच्छा दोस्त था। एक दफा खालिद साहब को मैंने चैलेंज किया, हमें बैठे गप लगाते हुए, मैंने खालिद साहब हमारे मुल्क में ओलंपिक्स क्यों नहीं जीतते? वो बड़ा अच्छा आदमी था, उसको सब पता था। उसने एक आर्टिकल लिखा अखबार में बड़ा अच्छा कि जी ओलंपिक्स से मेरे से ये सवाल पूछा गया था और मैं बताता हूँ ओलंपिक्स क्यों नहीं हम जीतते। उसने कहा 1960 में बशीर द रेसलर वन अ मेडल। जब बाहर निकलने लगे, वापस जाने लगे, तो मैनेजर ने कहा बशीर पिक अप द बैग्स एंड लोड द कार। उसके बाद आखिरी उसका ये था लाइन, नाउ डू यू वंडर व्हाई वी डोंट विन एनी मेडल्स। मैं जब वीआईपी लाउंज इस्लामाबाद में एक दफा गया तो सब कह रहे थे शाहीन शाहीन शाहीन। तो मैंने पूछा शाहीन, एक बेचारा ऑर्डिनरी सा आदमी खड़ा था, सब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी ये शाहीन बड़ा अनयूजुअल नाम है, क्या वो हॉकी प्लेयर है? उसने कहा जी हाँ। मैं कि यार लानत है इस कौम पे जो एक टैलेंट को ऐसे ट्रीट कर रही है। तो हमारे मुल्क में टैलेंट की तो कदर ही कोई नहीं है। मे बी दिस इज अ फ्यूडल कल्चर। जो फ्यूडल कल्चर था, वहां टैलेंट को हम सोचते तो एक कमी कमीन वो थल्ले बै पुंजे बै, यू नो, रोटी जाके खा ले लंगर तो, यू नो, सेठ की बस थी, या चौधरी की, या साईं की, जिसको आप कह लें। तो हमारा कल्चर तो अभी तक वही है कि नहीं वही। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हम उससे आगे नहीं बढ़े, हम अभी तक उसी कल्चर में हैं, और ना हम तोड़ना चाहते हैं, हम इसमें कंफर्टेबल भी बड़े हैं। बिकॉज हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे ऊपर कोई साईं बैठा हुआ है, क्योंकि जब कोई साईं बैठा हो ऊपर तो बड़ी कंफर्ट होती है कि हाय हाय साईं मुझे लुक आफ्टर कर लेगा, मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है साईं ने। क्या ख्याल है, आप इस एनालिसिस से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे असद साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं उसको इस तरह से कहूंगा कि एक्चुअली वी हैव टू देखें, ये जो आप डिबेट and discontent. I think these are two things that are required. We need to, we need to empower people. बात ये है कि जो आम लोग हैं हमारे सेंचुरी से, they are dependent on whether आप feudals कह दें या जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं जिनके पास पावर्स हैं उनके ऊपर हैं, या फिर जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर हैं। वो समझते हैं एक्चुअली वो समझते हैं ये हमारा फेट अकम्प्ली है, ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। तो विद द रेवोल्यूशन जो सोशल मीडिया का आ गया है, अब हमारे पास भी आधे से ज्यादा लोग हमारे इंटरनेट पे हैं। दुनिया जो है बिल्कुल बदल गई है, एंड आई थिंक पाकिस्तान ऑब्वियसली इज ऑल्सो चेंजिंग। लेकिन जो कंसर्न है मुझे वो ये है कि हमारे यहाँ जो चेंज आ रहा है उसका पेस बहुत स्लो है, रिलेटिवली स्पीकिंग। चेंज आ रहा है लेकिन पेस इज स्लोअर। सो वी नीड, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो हमारे पास देखें एक इसके बाद डिजास्टर्स आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू शेक द पीपल। अभी इस वक्त जो करंट अकाउंट का और ये डिफॉल्ट और ये जो सूरत हाल है, 25-26% इन्फ्लेशन चल रहा है, अब ये देखें दिस विल डिसरप्ट। मैं समझता हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, पाकिस्तान विल चेंज, एंड आई पर्सनली बिलीव
that Pakistan is far more sound country than I think people consider, and globally, I think there may be a lot of skeptics of this idea, but it's a matter of time. I think there will be we need some disruptive leadership, and jo current leaders hain, they have been very disappointing, and I think people have to be more wise in choosing their leaders, and that's the only way. There is no other. As long as people will continue to worship Napoleons and Caesars will continue to rise. तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. अपॉर्चुनिटी बहुत है इस मुल्क में. बेसिक जो चीजें हैं हमारे पास, दे ठीक है. असद साहब, अपॉर्चुनिटी तो हर मुल्क में होती है, वो तो कोई जरूरी बात नहीं कि पाकिस्तान की सिर्फ हर मुल्क में होती है. जी फरहान जबरान साहब बताइए. अस्सलाम वालेकुम सर. थैंक यू वेरी मच सर. मेरे 2 क्वेश्चंस थे और थोड़ी कुछ डिस्कशन. जरा ऊंचा बोलें फरहान साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, ऊंचा बोलें. जी सर, अब आवाज आ रही है मेरी? सर जी आ रही है, बोलिए. सर थैंक यू सर. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने ये एक वेबिनार अरेंज किया टू जस्ट गिव अस सम इनपुट्स. सर आई हैव 2 क्वेश्चंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शंस. नंबर 1 क्वेश्चन इज दैट असद साहब ने बोला कि सर यूथ डज नॉट हैव पावर. फैमिली हेड, CEOs, PM, CMs and other है फाइनल से. Sir, wouldn't you say experience in certain corporate sector must be given weightage instead of raw mind? Although it's a fresh mind, but these people does not have any prior experience or work related experience, sir. Second question is that, sir, जो आपने बोला कि we are not generating crazy idea people. So, sir, unfortunately, we are generating crazy idea people, but they are leaving Pakistan because of जो पूरी चीज समझ में नहीं आई मुझे. नहीं, आई थिंक वी लॉस्ट हिम. इब्राहिम साहब दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज. कम सर. जी सर, मैं ऑनलाइन हूँ. आपको आवाज आ रही है सर? चलिए बोलिए. अब आ रही है. बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी सर, माय क्वेश्चन इज, आपने बोला कि यूथ डज नॉट हैव पावर, फैमिली हेड, CEO. सर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर क्या हमें उन जगह पे एक्सपीरियंस को वेटेज देना चाहिए या नहीं? सेकेंडली ये क्वेश्चन था कि सर आपने बोला था वी आर नॉट जनरेटिंग क्रेजी आइडिया पीपल्स. तो सर हमारा जो कल्चर है स्पेशली सिंध का, दैट इज कॉपी कल्चर मेजोरिटी में सर. इंटीरियर साइड पे तो यही है कि सर क्रेजी आइडिया पीपल्स हमारे पास यहाँ तो बनते नहीं है सर, यहाँ तो जो बनते हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो उन लोगों को सपोर्टिव नहीं है सर. दीज आर माय 2 क्वेश्चन सर. ये तो आपकी ऑब्जर्वेशंस है ना, जो कि बिल्कुल सही है. मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ. इस सिस्टम को डिसरप्ट करने की जरूरत है. आप सही कह रहे हैं. मैं भी यही बात कर रहा हूँ. These are more of observations. Good observation, very good observation. जी आप चलिए भाई फोन बोलिए सलीम साहब. जी thank you so much. It was a good debate. My question is this कि अगर हम जाएं मतलब जो मुल्क डेवलपिंग कंट्रीज जो इनोवेशंस कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा उसकी देखें कि कौन से इंग्रेडिएंट है जो इस इनोवेशंस की तरफ लोगों को लेके आती है, या कौन से इंसेंटिव है जो कि उनको मजबूर करती है कि वो इनोवेशंस करें. हमारे अभी मैं लेटेस्ट फिगर देख रहा था कि जो कमर्शियल बैंक है उनसे गवर्नमेंट ने 1.8 ट्रिलियन कर्जा लिया, और जो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ 7 बिलियन जो है ना कमर्शियल बैंक ने लेंड आउट कर दिया. अब कमर्शियल बैंक तो इस इंटरेस्ट रेट के साथ लव करते हैं कि वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में जाए और वो अपने जो आउट ऑफ थिन एयर मनी है उसको मतलब इंक्रीज करे. तो हमने अपने कोई भी बंदा कोई इनोवेशन करता है तो उसके साथ ह्यूज रिस्क अटैच होता है. वो कभी भी अपने एसेट बेच के नहीं करेगा या अपने घर बार बेच के नहीं करेगा, वो बहुत बहुत ऑडेशियस होगा. तो हमें अपने प्राइवेट सेक्टर्स को जो है ना इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. इनोवेशंस आइडिया बहुत सारे हैं, बाहर के ममालिक हमसे ले रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो इंसेंटिव ही नहीं है कि वो उस रिस्क को, क्योंकि ये तो आउट ऑफ थिन मरी है. कैपिटलिज्म तो यही है कि आप जो कमर्शियल बैंक है वो लेंड आउट करे इनोवेशन और रिसर्च को, इसको जो है ना फैसिलिटेट करे. तो हमारे यहाँ तो यही है कि मतलब अगर मैं एज अ यूथ, आई गॉट योर पॉइंट. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू जो हम बात कर रहे हैं ना, कि क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है और वो फिस्कल डेफिसिट जो है वो ट्रिलियंस में है.
तो वो सारा पैसा जो है वो बैंकिंग सेक्टर का वही ले जाते हैं. बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली इज वेरी कंफर्टेबल इन गिविंग दैट मनी रिस्क फ्री टू द गवर्नमेंट, और विद द रिजल्ट कि क्राउडिंग आउट होती है. असल पैसा ये प्राइवेट सेक्टर को जाना चाहिए, और ना ही कोई थोड़ा ज़्यादा पिछली गवर्नमेंट में ये कामयाब जवान वगैरह यूथ के लिए उन्होंने रखे थे, वो भी खत्म हो गई. आप ये देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं. दिस इज अ मेजर इशू, एंड दैट इज वेयर our fiscal policies and our fiscal expenditure, a very large government which needs to be cut. We need small and smart governments. जी महमूद खालिद साहब. सर थैंक यू. बहुत ज़बरदस्त सर, आपकी ऑब्जर्वेशंस और बैकग्राउंड नॉलेज इज रियली हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. इसमें सर आप क्या समझते हैं कि जो हमारे मैक्रो पॉलिसीज हैं उनका भी कुछ रोल हो सकता है, जैसे आर्टिफिशियली कीपिंग द एक्सचेंज रेट लो, दैट आल्सो लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन बेस इवन टू द एक्सटेंट कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स पहले टोटली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान पे डिपेंड करती थी, अब उनको भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है. तो ग्रेजुअली वी हैव मेड आवर इंपोर्ट सो चीप कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या जो भी हमारा रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो एक्चुअली हमने सबलेट कर दी हैं टू बिजनेसेस आउटसाइड पाकिस्तान. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एक्सचेंज रेट जो लो हम रखते रहे हैं, और ये कोई बड़ा ईगो का मसला हो जाता है कि हमारा एक्सचेंज रेट बहुत डिवैल्यू. भाई डिवैल्यू इसलिए रुपी इसलिए स्ट्रांग नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट हम नहीं करते और सारी चीज इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं होते. और फिर आप एक तो डॉलर्स नहीं है ऊपर से, और आप उसको अगर सस्ता करेंगे तो और इट विल इंसेंटिवाइज इंपोर्ट्स. यू आर इंसेंटिवाइजिंग industry of the your other countries rather than your exporters. तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है. ये बिल्कुल ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये हमारे फिस्कल पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, they all encourage rent seeking or inefficiency, incompetence. They do not incentivize innovation. आज ही मैंने एक वो बात हो रही थी कि हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं उसकी अगर आप कंडीशन देखें, इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट कैपिटल मार्केट हो गई होगी, कि हार्डली 9% 10% ऑफ द जीडीपी हमारी कैपिटल मार्केट की वैल्यू है. बाकी दुनिया में जो है मोर देन 100% होती है. तो इस वक्त तो 1-2 साल की अर्निंग्स पे आपको शेयर्स मिल रहे हैं, और उसकी वजह ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं, बट हमारे जो कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स हैं और जो हमारा जो बिजनेस सेक्टर है, मतलब आप ये देख लें कि जो हमारे जो टॉप कंपनीज का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, आई ऑब्जर्व्ड 3-4 years ago जब 2-3 साल का कंबाइन हुआ था, इमरान खान साहब आए थे उसमें, प्राइम मिनिस्टर भी, तो आई फाउंड कि उसमें कोई इनोवेशन का फैक्टर ही नहीं है जो है. और सबसे ज्यादा कंपनियां जो है जो पॉपुलर है वो है जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती हैं. अगर आप बाकी दुनिया में चले जाएं, आजकल की मॉडर्न दुनिया में, न्यूयॉर्क एंड बाकी एडवांस कंट्रीज में, एप्पल फॉर इंस्टेंस द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, उनका डिविडेंड यील्ड जो है बिलो 2% है. और बहुत सारी कंपनियां, अमेजॉन ने कभी डिविडेंड नहीं दिया, वो $2 trillion की कंपनी हो गई थी. एलॉन मस्क जो है उन्होंने कभी डिविडेंड नहीं दिया. ये उबर जो है वो उन्होंने तो अपना पता नहीं $50-60 बिलियन जब रेस किए थे तो उन्होंने कहा कि हम शायद कभी प्रॉफिटेबल भी नहीं होंगे, और उसके बावजूद लोग नई आइडियाज पे और इन चीजों पे कॉन्फिडेंस होता है, और दे इन्वेस्ट इन दोस थिंग्स बिकॉज दे थिंक दे आर द रियल वैल्यूज. देयर इज वन मोर, आई थिंक तलत साहब. जी तलत साहब बोलिए. अस्सलाम वालेकुम शाह साहब और नदीम साहब. इट्स ग्रेट प्रोग्राम. मैं ये देख रहा था कि हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटरप्रेन्योरशिप पे शायद उस तरह से पढ़ाया ही नहीं जाता, ना कन्विंस किया जाता है कि अगर जॉब्स नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कोई अपना काम कर ले. एक अपने अपने अलग अलग लेवल पे उसके लिए बैंक्स भी काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि आप इस साइड पे भी आएँ और ये खुद एंटरप्रेन्योरशिप
अख्तियार करें और कुछ अर्न करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दैट इज आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप पे जैसे मैंने कहा ना कि फैमिली से स्टार्ट करके सोसाइटी में मैक्सिमम एम्बिशन ज्यादातर यही होती है कि अच्छी जॉब कर लें। हमारे यहाँ सिंध में तो मतलब ये है कि अभी तक बेचारे वो ये कहते हैं कि जी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, बेशक 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी हो, और कुछ ज्यादा एम्बिशन है तो वो कहते हैं जी कस्टम ऑफिसर हो जाएं या इनकम टैक्स ऑफिसर हो जाएं या डीएमजी हो जाएं, उसमें पावर बहुत ज्यादा मिलेगा। सो दे डोंट थिंक ऑफ बिजनेस फ्रैंकली स्पीकिंग। और मोर और लेस आई थिंक बाकी प्रोविंसेस में भी यही कल्चर है। देयर इज नो बिग थिंकिंग, देयर इज नो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कि रियल इनोवेटर एंड वैल्यू क्रिएटर किसी भी सोसाइटी में सबसे ज्यादा, even more than a scientist, more than a a person who does the discovery, असल तो it is the entrepreneur जो कि उस प्रोडक्ट्स को जो है कस्टमर तक पहुंचाता है और गुड्स एंड सर्विसेज को बेहतर करता है, मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन। लेकिन उनके लिए कोई लाहेअमल तो बताया कि वो किस तरीके से हमारे नौजवान अपने पांव पे खड़े हो जाए। जी I think we'll come to the recommendations कुछ हैं, they are not complete, आगे presentation में we'll discuss I think what needs to be done, and I think we need an ecosystem, a community of people to think how do we disrupt this culture of complacency, and उसमें नदीम साहब और पाइड का मेरे ख्याल में बहुत अहम रोल होना चाहिए और वो कर भी रहे हैं कि what needs to be done to disrupt this system. I have few recommendations later, although I don't think they cover everything. सर जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ सिंध में मोस्टली हमारी साइकोलॉजी है कि मोस्ट ऑफ द यूथ या हम सब जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्रोच करते हैं कि हमें मिल जाए ना, तो हमारे पास बिजनेस आइडियाज नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें क्वेश्चन करूँगा आपसे कि हमारे पास बिजनेस आइडियाज होने चाहिए ना, कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से कोई आइडियाज दी जाए हमारी यूथ को, ताकि हम गवर्नमेंट जॉब से हट के हम बिजनेस की तरफ जाएं। एंड या हाउ डू वी कम अप विद बिजनेस आइडियाज। सो उसमें हम काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। वो आइडियाज नहीं है हमारे पास, बिजनेस हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। और जी उसके लिए मैंने कहा ना कि यही फैक्टर्स हैं कि हमारी सोसाइटी कल्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, वहाँ सब जो है ना ये डिस्कशन नहीं होता कि हाउ टू चेंज द वर्ल्ड, हाउ टू बिग थिंकिंग नहीं है ना, तो ये इनकरेज करने की जरूरत है और लोगों को। और दूसरा आइडियाज जनरेट होती हैं व्हेन यू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। हम क्वेश्चन नहीं करते, हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार हमारे पास तो ऐसा ही होता है, दिस इज द बेस्ट जो हमारे पास है, हम चेंज हो ही नहीं सकते। ये फ्लड डिजास्टर इतना सारा आया, ना हमने उसकी तैयारी की, ना उसको कोई सॉल्यूशंस अभी तक हम कुछ उसके लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि वी जस्ट कॉपी अदर्स ना, क्योंकि हम सवाल नहीं करते। ये सारी चीजें होती हैं जब वी क्वेश्चन थिंग्स, व्हेन वी चैलेंज थिंग्स, व्हेन वी डिबेट एंड व्हेन देयर इज क्यूरियोसिटी। किसी ने कहा कि ओनली क्योर फॉर बोर्डम इज क्यूरियोसिटी एंड देयर इज नो क्योर फॉर क्यूरियोसिटी। तो हम एक बोर किस्म का की सोसाइटी कंप्लेसेंट हो गए। वी नीड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। जी एहसान साहब एक सवाल और ले लें, फिर आई थिंक देन वी कैन गो टू द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। एहसान साहब आपका अपने। जी एहसान साहब। असद साहब, अभी ऑफ लेट काफी सारी यूनिवर्सिटीज आई हैं, केपी में भी, पंजाब में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी मशरूम ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वालिटी कहीं भी नहीं है। डोंट यू थिंक कि जो हमारी लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, दैट इज अ वेरी सीरियस इम्पेडिमेंट इन द एरिया की। जी इनोवेशन कम है हमारे पास, कॉम्प्लेसेंसी ज्यादा है, जॉब सीकर्स काफी सारे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कम है। आपको ये नहीं लगता कि जी लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एजुकेशन जो है हमारी, आपको पता है कि हमारे आधे से ज्यादा बच्चे या आधे बच्चे जो है स्कूल ही नहीं जाते इन दिस डे एंड एज, 21वीं सदी में। और
जो जाते हैं पब्लिक सेक्टर एजुकेशन जो है वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी नौकरी पक्की है, तो कोई आउटकम्स को कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, तो उसमें 80-90% जो हम जो पढ़ा भी रहे हैं, मतलब आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है हमारा। एंड ऑन द टर्शरी एजुकेशन जो जाते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, आई थिंक दे आर लार्जली अ डिजास्टर। कोई इनोवेशन नहीं है, और वो उसकी वजह यही है कि मैंने उस पर 2 आर्टिकल्स भी लिखे थे, उनकी गवर्नेंस का बड़ा गर्क है। और दूसरी बात यह है कि आप वाइस चांसलर लगाते हैं प्रोफेसर्स को जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और रिसर्च की हो, और ज्यादातर तो रिसर्च आपको पता है कि हमारे कुछ जर्नल्स में वो पब्लिकेशंस आ जाती हैं, कितनी उसकी यूटिलिटी है, उससे कितना फायदा है, उसको कोई नहीं देखा जाता। और फर्स्ट थिंग इन आवर दिस माशरे में वो है कि वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। What is the quality of experience? What have you done in that experience? You know, एक बंदे ने अगर 1 साल में कोई बड़ा काम कर दिया और किसी ने 20 साल में नहीं किया, तो आई वुड से कि 1 साल वाला ज्यादा बेहतर है ना। जिसने 20 साल में कुछ नहीं किया उसको आप वाइस चांसलर लगा देते हैं, क्योंकि अभी एक सिंध में इन्होंने वाइस चांसलर्स का अनाउंस किया है। एंड मैंने देखा है कि जो अच्छे ब्राइट कैंडिडेट्स हैं, because those were people with ideas and they could do something, they were all eliminated. And 20 साल से ज्यादा मुझे आप बताएं ना, जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारी जो कुछ भी नहीं कर रही हैं नदीम साहब, तो उस एक्सपीरियंस को लेके आप क्या करेंगे? वो तो जितना एक्सपीरियंस है वो खराब है। तो ये पूरी गवर्नमेंट में इस तरह से है, जो हम कहते हैं जी इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बाकी दुनिया में मतलब अगर आप देखें ये एलॉन मस्क या ये जो इस वक्त जो सीईओज हैं टॉप कंपनीज के, वो 40s में सीईओ बन जाते हैं, 30s में सीईओ बन जाते हैं। हम 60 साल के बाद वाले को लगाते हैं। तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, हम 21वीं सदी का कोई फायदा नहीं उठा रहे। हमारा जो पूरा स्टाइल ऑफ थिंकिंग है, जो अजम्पशंस हैं जिस पे बेस्ड हमारी सोसाइटी, दे नीड टू बी चैलेंज्ड, लेकिन nobody is doing it. असद साहब, एक और पॉइंट, जो हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, तो डोंट यू थिंक आवर नेबर टुवर्ड्स द ईस्ट, उन्होंने आईआईटीज का जो इंट्रोड्यूस किया, दैट हैज रियली प्लेड अ बिग रोल। क्या हमारे मुल्क में ऐसी नहीं होनी चाहिए इनिशिएटिव कि जिस तरह आईआईटीज हैं पाकिस्तान में, ऐसा कुछ वो है नहीं। एक जीआईके इंस्टीट्यूट है, आईबीएलएम्स को छोड़ के हमें कुछ खास नहीं मिलता, जबकि आईआईटी एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, और उससे पूरी इंडियन इकोनॉमी, तो क्या पूरा यूएस को भी वो फीड कर रहे हैं प्रॉपर्ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ अभी, आई डोंट नो, नदीम साहब शायद मुझसे डिसएग्री करें, इस वक्त देखें वो नेहरू के ज़माने में दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, काफ़ी एजुकेशन और लोग होते थे उस वक्त जो कि काफ़ी डेडिकेटेड होते थे, कमिटेड होते थे। उन्होंने एक नेटवर्क बना दिया आईआईटीज का, जिसकी बहुत डिमांड है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक तो ये कि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी जाती है, उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ी ज़बरदस्त है, और ऑब्वियसली लेटेस्ट उनका डायस्पोरा और उसको पूरा सिस्टम बना दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये वी शुड एम टू मेक आईआईटीज इन पब्लिक सेक्टर, हमें ज़रूर बनानी चाहिए, बट इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक सेक्टर हमारा इतना खराब हो गया है, और ये जो अनलेस वी डिसरप्टेड, देखिए ना, उसमें आप अगर आईआईटीज बनाएंगे और वही आप 20 साल का रिडिकुलस एंड यूजलेस एक्सपीरियंस वाले लोग लगा देंगे, तो फिर वो आईआईटीज क्या बनेंगे? वो आप पीआईटीज अगर आप बनाना चाह रहे हैं, आई थिंक इफ रिकमेंडेशन और थी कि जो हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, जो एनईडी हो गई, पिशावर, यूईटी पिशावर, लाहौर वगैरह, उनको स्पेसिफिक टारगेट्स देने चाहिए कि जी आपने इस एरिया में कुछ डेवलप करके देना है। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल का एक इंजन अभी तक नहीं बना, जबकि इंडिया में उन्होंने टीवीएस ने एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को उठा के पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एक नया मोटरसाइकिल वो कर दिया, पूरे अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर कर दिया। तो डोंट यू थिंक कि जब हम यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक टारगेट्स दे देते हैं टू डू समथिंग एंड डिलीवर ऑन समथिंग, दैट मे हेल्प, खासकर जो पुरानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं। आप टारगेट एक दे दें और लोग उसमें ऐसे बना दें जो लगा दें,
जो आपने आपके दोस्त हों और इनकॉम्पिटेंट लोग हों, तो टारगेट कहाँ से अचीव करेंगे? आपका जो इकोसिस्टम है उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना। मेरा तो ये इसमें सजेशन है कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ज्यादातर जो है उसको कट डाउन करना चाहिए, नई यूनिवर्सिटीज नहीं बनानी चाहिए। आई थिंक ये अगर पैसा आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे लगाएं, इस वक्त देयर इज सो मच डिमांड फॉर आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अभी जापान ने एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी और जापानीज की बनी है और कई फंक्शंस भी हुए हैं। तो जापानीज हैव अप्रोच्ड पाकिस्तान कि हमें 8-9 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, जापान में चाहिए, बाकी दुनिया को चाहिए, आपको खुद को चाहिए होंगे लोग पूरी। और प्लस ये है कि अब ये जो हमारा लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, देखें पहले तो ये है कि आपको फिजिकली जाना पड़ता था। अब अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके बच्चों में स्किल्स है, अगर आप उनको सही ट्रेनिंग दे दें और स्किल्स, और वो इतनी सस्ती हो गई है, अब नॉलेज इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स ऑन दी इंटरनेट, फ्री में अवेलेबल है, जो कि बड़ी मुश्किल होती थी। तो मेरा तो ख्याल है कि ये, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डिग्रीज वगैरह जो है ना वो खत्म कर दी है। दे डोंट गो फॉर डिग्रीज, दे वांट स्किल्स, दे वांट the quality of your skills and your decision making, rather than degrees. तो it's better कि हम इन लोगों को incentivize करें, उनको ये जो इंटरनेट रिलेटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से बड़ा सस्ता नॉलेज गेन कर सकते हैं। गूगल के कोर्सेज अगर आप कर लें तो यू कैन अर्न $100,000 per annum, तो ये बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो कि लोगों को करनी चाहिए, जिस चीज की डिमांड है, रादर देन आप यूनिवर्सिटीज बनाएं जिससे आप उनको एमए और बीए करवाएं और उसके बाद उनको नौकरी भी नहीं मिले। बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। ओके, सो आई विल गो बैक टू माय स्क्रीन। अच्छा, वी have been so far discussing the entrepreneurship. When we look at the current the 21st century entrepreneurship, we have seen that the world has totally changed in the last 30 years. The new world of entrepreneurship in the fourth industrial revolution or digital age, what has changed is that एक तो computational power, आप ये देखें कि दिस मूर्स लॉ पिछले 50 साल से दिस इज वैलिड के हर, वो कहते हैं 18 months computational power doubles, 18 months or 2 years. When I did my CA और नदीम साहब आपने जब PhD वगैरह किया होगा, maybe I think 80s 90s या earlier, we were in an age when there was no internet, there was very limited computational power. Today, more than 5 billion people right now are connected, so much, I mean, connectivity and communication, over 5 billion people are users of mobile phones, and 4 out of 5 are smartphones. Social media users, 4.6 billion, and by 2027, it will be 6 billion. The users, world uses over 10 billion hours every day of internet. WhatsApp messages, ये 5-6 महीने पुरानी figures हैं मेरी, 6.5 billion. Over 1 billion WhatsApp groups हो गए. तो ये दुनिया जो है ना, वो totally change हो चुकी है. And in terms of data, this slide gives you, I'll not go into details of too much details, but it's amazing कि इतनी data जमा हो रही है दुनिया में कि in the last 2 years कहते हैं, तो दुनिया जब से बनी है 90% of data has been created in the last 2 years. So इस वक्त estimated about 74 zettabytes, and I won't go into details, it's some term, megabytes, and kitne times ye hai data, it's
I'm not a technical guy, but आप ये देखें कि ये पिछले 2 साल में 70%, 90% है, और इस वक्त जो डेटा है, by 2025 it will increase by 6,000 times. So this is how the world is changing. Just imagine कि दुनिया कितनी तेजी से चेंज हो रही है और हमारे जैसे मुल्क जो है वो कहाँ है. Then the storage, I mean huge storage capacity, computational power, then exponential technologies, the cloud computing, Internet of Things, blockchain, अभी artificial intelligence, ये गूगल देख लें, सारी दुनिया के उन्होंने मैप्स बना दिए हैं. और कोई चीज आप पूछें, अब ये देखें ना, when we were studying, तो assumption ये होती थी कि हम learn करते थे, रट्टा मारते थे और किताबें पढ़ते थे. अब तो ये है कि knowledge is at the tip of your, a click of your button on your laptop or your mobile phone. And Google, आप कुछ भी पूछ लें, Google बता देता है. अभी एक AI का कोई स्मार्ट कोई कहते हैं कि which is being rated as even smarter than Google, वो आप पाकिस्तान पे उनको कहें कि पाकिस्तान पे ऐसे लिख देगा, वो कहते हैं. So SaaS and robotics and these are exponential technologies that are totally transforming the world, reinventing the world. Internet of Things में 5 साल पहले we used to have 5 billion sensors. Abhi there are more than trillion sensors. So this is I'm just trying to give you the scale of change that is happening. And it is because of that using these technologies, these crazy people like, Steve Jobs and who obviously is no more, Bezos and Zuckerberg and Musk and others, they are, and many others are continuously changing the world, और यही देखें कि ये कंपनियां जो आज, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, आपकी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां अगर आप 30 साल पहले जाएं तो वो 50 साल पुरानी कंपनियां जो है वहां पर भी वही डोमिनेट करती थी. ऑटो कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स, लाइक जनरल इलेक्ट्रिक्स, लाइक oil companies. But now if you see, 80% of these companies are those companies which just appeared in the last 25-30 years or 20 years, and even they are not safe. You don't know कि उनके साथ क्या होगा. So there is a major disruption going on. फिर आप देखें कि ये we had this huge global financial crisis in 2008 and 9. European sovereign debt crisis was followed after that, जिसमें trillions of dollars of value was lost. उससे पहले .com bubble हुआ था. लेकिन उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उससे वो सारे जो लॉसेस हैं न सिर्फ वो खत्म हो गए, बल्कि the values have multiplied. आजकल दोबारा थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है और values have gone down. But what I'm trying to say is that this technological innovation is unstoppable. It is going to continue to disrupt the world, and these companies, look at the value of these European stock exchanges. I mean, US stock market जो है 48 trillion का हो गया था ये 2021 में, अभी कुछ कम हुआ होगा. So I mean, it is twice that of the US GDP. So it's a world of technology and fourth industrial revolution, digital age, and it's continuously evolving. Powered by ceaseless increase in computational power in data, exponential technologies, there is then convergence, connectivity of billions of people. It's how right? They scale up, breakneck speed.
entrepreneurs are continuously coming up with ideas to reinvent the world, the way we live, the way we do business, and the way we produce in almost every sector of economy, whether it is healthcare, education, agri-tech, fintech, हर एरिया में जो है ना ये स्टार्टअप्स और ये जो स्टार्टअप्स आते हैं, फिर स्टार्टअप्स जो है वो यूनिकॉर्न्स हो जाते हैं, $1 बिलियन कंपनीज हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वो लिस्टिंग होती है। और ये इकोसिस्टम जो है ना ये दुनिया को, दिस इज द न्यू इकोसिस्टम व्हिच इज चेंजिंग द वर्ल्ड। ऑल्दो ये करंट inflationary super cycle and the high, because of the Ukraine Russia-Ukraine conflict, इसको थोड़ा सा slow down हुआ है, but I don't think this is going to stop. So this is going to continue. और आप ये देखें कि I mean, look at these companies like Amazon. So just one case study. अब Amazon क्या था? It was this Jeff Bezos, अपना college dropout, a smart guy. इसने he started selling books through internet, and this was in 90s, जब उस वक्त जो है मेरे ख्याल में 5-10 लाख लोग थे इंटरनेट पे। कोई पता नहीं था कि इंटरनेट कितना बढ़ जाएगा। And और ये भी I think this is very important for our ecosystem, हमारा जो regulatory system है। So there were some people who financed this company. They were listed in I think 97, 94 में जब ये start हुई, only 2 million users थे इंटरनेट के, और उस जमाने में आपको पता है कि इंटरनेट was so slow। तो उस वक्त खुद इसने अपने आप को कहा था कि chances of success were 30%. And by the way, this company remained in losses for 14 years. Huge billions of dollars of losses. But uske bawajood, people, there were some crazy people who trusted this crazy guy. और जब इन्होंने listing की, he raised $58 million. अच्छा, और नदीम साहब, ये हमारे पास, हमारे मुल्क में ये था कि जी आप लिस्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपकी 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ना हो। वो, और आप ये देखें सारी इनोवेटिव कंपनीज, जो सारी नई कंपनीज हैं, उसमें शुरू में लॉसेस होते हैं, और लॉस वाली कंपनी को ना लोन मिलता है ना वो कैपिटल रेज करती है। तो दिस इज एन आइडियल केस स्टडी कि वहां पर हम उनसे भी नहीं सीखते ना, हम हर जगह छापते हैं लेकिन अच्छी आइडियाज वहां से भी नहीं सीखते। सो द थिंग इज दिस कंपनी चेंज द वर्ल्ड, एंड वो $2 ट्रिलियन की हो गई। बट अगर हमारे तरह का रेगुलेटर होता तो ये तो कंपनी कभी लिस्ट ही नहीं हो सकती थी। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि जो है आइडिया बेस्ड कंपनीज थी, जिसको जो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पहले वेंचर कैपिटल से पैसे मिल जाते हैं बिफोर लिस्टिंग, फिर प्राइवेट इक्विटी से पैसे मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर वो लिस्टिंग भी करा लेते हैं डिस्पाइट ह्यूज लॉसेस। ऊबर का एग्जाम्पल भी है। ऊबर ने जब 2 साल पहले लिस्ट कराया, दे आर इन ह्यूज लॉसेस, लेकिन उसके बावजूद इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बिकॉज पीपल थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड अल्टीमेटली दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। तो ये चीज है, इसकी वजह से हमारी जो कैपिटल मार्केट है वो भी नहीं उठ रही, बिकॉज हमारे आउटडेटेड किस्म के रेगुलेटरी और लॉज हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। ये आई वाज ऑन द पॉलिसी बोर्ड ऑफ SECP, मैंने और खालिद मिर्जा ने, हमने तो मेरे ख्याल में 1-1.5 साल तक हमें कन्विंस करना पड़ा कमीशन को कि ये आप इसको चेंज करें, और ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज अब शायद लिस्ट हो सकती हैं, लेकिन अभी भी उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। तो हमारा पूरा निज़ाम जो है ना, वो हमने इस तरह का बनाया हुआ है कि वो दे डोंट इनकरेज दिस टाइप ऑफ इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ये I think I'll just skip it, but this just to give you an example where compared to India, क्योंकि इंडिया से कंपैरिजन होता है कि इंडिया used to be 5 times of our economy, अब 8-9 times हो गई है because of this innovation and because they have embraced change. In GDP 2000 में हमारा $82 billion था, उनका $468 billion था, 5.7 times था। 21 में वो 9 times हो गया, और estimated GDP they are saying के
$10 trillion या 8.4 trillion हो जाएगा in 2030, हमारा तो मुझे नहीं लगता कि 500 billion से ज़्यादा होगा. But why is this happening? It's mainly because of this because they are getting linked with the developed world, with the innovation setup. It's because of the startup. वहाँ पर हमारे पास जो है, we also started receiving some investment. In fact, we received last year 21 में nearly $500 million, which was double than that of the stock exchange. But हमारे पास compared to India कुछ भी नहीं है ना. We have only hardly 1,000 startups के पास. This is a year-old figures, 50,000 है. वहाँ कोई 80 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, हमने एक भी यूनिकॉर्न नहीं है हमारे पास. उनके जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है वो $274 billion है. हमारी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हार्डली $1 billion भी नहीं होगी. So in this space, new economy, the risk is कि हमारी जो है ना 1% भी नहीं है compared to the Indian stock exchange को ही देख लेना, next वो है. But one of the things that we need to worry about is कि ये इसलिए है कि हमारे पास कोई risk takers नहीं है, हमारे पास investors नहीं है. We don't have venture capital, we don't have private equity. So you will be amazed. इंडिया में 700 venture capital firms हैं. हमारे पास जो last about a year back मैंने देखा था 6 हैं total. इंडिया में पिछले साल FDI जो आया है वो $84 billion आया है, जिसमें से nearly 50% से ज़्यादा जो है इस स्पेस में स्टार्टअप्स में आया है. और हमारे पास मैंने आपको बताया कि $500 million आया है. So this is the scale of the difference. And this is Bombay Stock Exchange and PSX को अगर आप देखें, again used to be 90s perhaps 7 times. अभी अगर आप देखें तो इंडियन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये 2021 की फिगर है 3.7 ट्रिलियन और हम $48 billion पे थे. अभी ये $33 billion चले गए हैं हम. And probably Indian stock exchange भी agree होगी, शायद वो 3 trillion पे होंगे या 3.2 trillion पे होंगे. तो it is, now scale is not 1 to 7, it is 1 to 100. So this is something we need to worry about. So what needs to change to disrupt this ecosystem? Obviously, we need major reforms. We need some different leaders. We need to cut the size of the government. मेरे ख्याल में हमारी जो 40-45 ministries हैं, ये 15 से ज़्यादा ministers नहीं होने चाहिए. Why do we need 70 ministers? US, which is the largest economy, president runs it with 12 or 14 ministers. यहाँ provinces में भी 50-50 ministers हैं. अगर states को देख लें, US में California is the largest state, 5th largest economy. वो 10 ministers के साथ governor run करता है. So we need to, close these SOEs, address our power sector, and I think do more public-private partnership. We need to, I think, reform our governance and public financial management. We need to cut our tax rates. एक बहुत बड़ा जो factor है, जो मैंने आपको पहले slide में बताया था. I gave you example of Luxembourg, tiny country, and Netherlands. Why they are attracting so much investment? Ireland. Why they are attracting? Because their tax rates are very low. हमने tax rates इस साल जो है हम bankrupt हो रहे हैं, तो एक तो पहले ही business नहीं है, हमने 50% tax rate कर दिया, 55% tax rate कर दिया. तो मुझे बताएं कौन आएगा आपके मुल्क में? और चले वो जो पुरानी कंपनी है वो तो फिर भी देखे और टैक्स एवेजन कर लेती हैं. सारा हमारा अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर है that has developed by some kind of tax evasion or tax planning. तो बट नए लोग कैसे आएंगे? जो इनोवेशन करते हैं वो तो यंग लोग करते हैं या नए एंटरप्राइजेस करते हैं. उनके लिए there is a complete blockage because of our fiscal regime, because of the regulatory regime, and because of so many permissions that are required.
So all of this obviously needs to be realized and appreciated by our policymakers. So what we need to do is we need disproportionate focus on promoting business and entrepreneurship. And of course, entrepreneurship के साथ देखें 3 चीजें चाहिए हमें. Basically, we need to disrupt our basic education. अगर आधे से ज्यादा लोग बच्चे स्कूल नहीं जाते और हमारा पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम जो है वो अर्काइक है और they are not producing skill, तो फिर तो आप मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग हमारे इररेलेवेंट हो जाएंगे. सीधी बात है. We are gone. We need to disrupt our education and then we need to focus on skill development. जैसे मैंने कहा कि there is so much demand of skill development. हमारे लोग अगर हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जावा और सिंपल बहुत सारी चीजें जो है ना इवन यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं, इंटरनेट पे क्लासेस ले सकते हैं बच्चे, और उसको अगर हम प्रमोट करें, जो कि मेरे ख्याल में टू सम एक्सटेंट आई मस्ट से प्रीवियस गवर्नमेंट में ये ज्यादा हो रहा था, लेकिन समहाउ इवन दैट जो मिनिस्क्यूल लेवल पे हो रहा था उसको भी हमने बंद कर दिया, अनफॉर्चुनेटली रिड्यूस कर दिया है. सो वी नीड डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस ऑन दीज थिंग्स. वी नीड टू डीरेगुलेट आवर इकोनॉमी. रेगुलेशन हमारा क्या होता है? आप ये देखें कि यूएस विच इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी टिल 1929, जब उनका एक मेजर डिप्रेशन आया और मार्केट्स क्रैश कर गई, उस वक्त तक देयर वाज नो इवन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ही नहीं थी. इट वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. इसी तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया आपका या एनरॉन हुआ, फ्रॉड हुआ, तो उसकी वजह से सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट आया. इसी तरीके से डॉड एंड फ्रैंक एक्ट आया वहां पर यूएस में जब आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और बहुत सारे लॉज चेंज करते हैं. तो ये जो रेगुलेशन है, लॉज आए हैं टू एड्रेस मेजर फ्रॉड्स और डिसरप्शंस, वो स्कैंडल्स की वजह से आते हैं. हम क्या करते हैं कि जो $50 ट्रिलियन की इकोनॉमीज में जो लॉज रेलेवेंट है वो हम यहाँ छाप देते हैं. हम खुद अपनी थिंकिंग नहीं करते और वही चीजें, बल्कि वो भी अच्छी चीजें नहीं अडॉप्ट करते. जैसे मैंने कहा कि वहां पर लॉस मेकिंग कंपनीज जो है वो डिस्क्लोजर रिजीम है, वो लिस्ट करा सकती है, वहाँ वेंचर कैपिटल है, वो हमारे पास है ही नहीं. तो बात यह है कि वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग एंड वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल इन आवर disruptive people, some crazy people in the government and regulators and tax collectors. So we need to promote venture capital. We need to promote private equity, जो है ही नहीं. जैसे मैंने आपको बताया कि कंपेयर टू इंडिया जहाँ 700 वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी जो है वो सिर्फ 6 हैं. और यू विल बी अमेज्ड कि उसमें से 6 में लास्ट ईयर जब हमने तकरीबन 5-6 महीने या 10 महीने पहले मैंने देखा था, एक्चुअली जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट किया है, दैट वाज ओनली 400 मिलियन रुपीस डन बाय लैक्सन वेंचर कैपिटल. तो ये बाकी जो भी पैसे आ रहे हैं वो भी सारे बाहर से आ रहे हैं. तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. ये इसे इग्नाइट की बात करें अगर आप, ये जो बड़ा अच्छा आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में बनाया, लेकिन वो कुछ नहीं करते. ये जो इन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रही है, कोई असेसमेंट नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ा सा जो ग्रांट्स देते थे वो भी बंद कर दिया उन्होंने. तो देन वी नीड टू, ये जो कामयाब जवान टाइप के लोन्स, कंसेशनल लोन्स टू प्रमोट यंग पीपल, ताकि वो आइडियाज लाएं. एसएमईज को प्रमोट करना चाहिए. ये जो यूरोपियन इकोनॉमीज हैं, ये सारे एसएमईज पे चलते हैं, एसएमईज को प्रमोट करते हैं. वही ये स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, देन दे बिकम बिग व्हेन दे डू द इनोवेशन, बिकॉज वहां पर ज्यादा इनोवेशन होती है. बड़ी कंपनीज में ब्यूरोक्रेसीज हो जाती हैं. So we need to do these things. We need to change the mindset of our regulators. We have, compared to अभी क्या करते हैं हमारे रेगुलेटर्स, दे एक्चुअली आर सिटिंग देयर हाउ टू स्टॉप द बिजनेस. दे नीड टू चेंज द माइंडसेट टू प्रमोटिंग द बिजनेस. इंक्लूड एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एड्रेसिंग द कल्चरल इश्यूज
जो मैंने पहले डिस्कस की, फ्रॉम फैमिलीज टू सोसाइटी, यू नो, encouraging people to have big ambition. हमारे सोसाइटी में कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा बनाना ही गुनाह है, बल्कि जो ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो समझते हैं ये दिस इज अ सिन. सो यू नो, encouraging idea generation, risk taking, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें उस पे रोल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, केस स्टडीज बनानी पड़ेंगी. तो ये these are some of the thoughts. I think we need to work on these. These are some 7 points, 7 recommendations. I think this presentation of mine is based on 4 articles that I wrote, 2 on the entrepreneurship, 2 on the new innovation economy. I will not go into details of these. I think you can share this presentation. But I think for digital transformation, government has to take some initiatives. Uske baghair nahi hoga. We have to improve our regulation, change our mindset. We need to promote venture capital. India में का example मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि वहाँ पर Israel, one of the most innovative companies, उसकी practices हमें India की practices. India is one of the great innovation center these days, or many other countries. उसको study करके हमें इन चीजों को promote करना चाहिए. So I think I will stop here so that we have more time for questions and discussion. छोटी सी बात कर दूं, आपने हिस्ट्री के बड़े अच्छे एग्जांपल दिए, आपने बड़ी अच्छी बातें की. जब के दुनिया में एक्सप्लोरेशन हो रही थी, अलेक्जेंडर यहाँ आ रहा था, चंगेज खान भी यहाँ आ रहा था और बाकी लोग सब जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे. जब दुनिया ने एक्सप्लोरेशन नेविगेशन की शुरू की, हम क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे. जब दुनिया ने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लेके आई, हम क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे. जब दुनिया ने ट्रेडिंग पैटर्न्स डेवलप कर किए, तो हम क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे. हमारे पास जो दरिया थे उनका हमने कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे, सोते रहे. गोरा आया, उसमें कैनाल्स बना दी, तो हमने उन कैनाल्स में मुफ्त की जमीनें ले ली. तो हमें मुफ्त की जमीनें जब मिल गई तो हमें बड़े बड़े टाइटल्स भी मिल गए, कोई नवाब, कोई तलबदार, कोई कुछ, तो कोई फैमिली नाम भी बन गए, कोई फलाना बड़ी फैमिली का नाम है, कोई फलाना है. वैसे बेसिकली तो हैंड डाकुओं के नाम ही, पर उनके नाम बस वो अब फैमिली बन गए, फिर वो जनाब वजीर भी बन गए. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमने हिस्ट्री में हम सोते रहे हैं. हम हिस्ट्री में कभी जागे नहीं, हम सोते रहे हैं. हम हिस्ट्री में हमारी कंट्रीब्यूशन 0 है. हमारे जो उमरा है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो सिर्फ वही हैं जिन्होंने चमचागिरी करके, चाहे अलेक्जेंडर की, चाहे बरतानिया की, चाहे किसी की, हम चमचागिरी पे बने हैं. हमारे कल्चर में, हमारे रहन सहन के तरीके में कोई ऐसी चीज नहीं है. चौधरी होता है, चौधरी को हम सलाम करते हैं, चौधरी हमें लंगर में मुर्गी खिला देता है या गोश्त खिला देता है, हम फिर घर आ जाते हैं. चौधरी कहता है तुम आ जाओ, फसल काट दो, क्योंकि अब फसल पक गई है, तो हम जाके फसल भी काट देते हैं. चौधरी कहता है मेरी बेटी की शादी है, हम वहां जाके नाच भी लेते हैं. आज तक मैं टीवी पे देखता हूँ, टीवी पे मैं कल देख रहा था जनाब, टीवी पे वही आ रहा है, हम ज़राअत का मुल्क है, जरी मुल्क है जनाब. 3-4 बंदे आ गए, वो उसने धोतियां पहनी हुई, जोकर लग रहे हैं, ऑरेंज पगड़ियां पहनी हुई, हरी पगड़ियां पहनी हुई है जनाब, भंगड़ा कर रहे हैं. हमारा कल्चर ये है, हम रहते ही इसी चीज में है. हमारे लीडर इमरान खान साहब कहते हैं अमर बिल मारूफ और रियासत मदीना, उनको कोई नहीं ताल्लुक इससे कि हमने आगे चलना है. हमारे बच्चों को कोई ताल्लुक नहीं. पर मैं इसमें एक और चीज कहूंगा कि देखा जाए तो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप जो असली है उसको हम भूल जाते हैं. जो असली एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ है वो है सर्वाइवल की. So I think नदीम साहब सही कह रहे हैं. This is unfortunate कि additionally subcontinent जाहिर है यहाँ पर हमने कोई ज्यादा ना एक्सप्लोरर्स, ना फिलोसोफर्स, ना थॉट लीडर्स, ना साइंटिस्ट ज्यादा नहीं प्रोड्यूस किए, ना ही हमने बाकी जगहों पे जाके रिस्क टेकिंग की जिस तरह से यूरोपियंस ने की है, या उससे पहले अरब्स आए हैं या अफगान्स आए हैं यहाँ पर, या दूसरे आते रहे हैं, सारे इन्वेडर्स यहाँ पर आते रहे हैं. आई थिंक लास्ट उसके बाद ऑब्वियसली लास्ट ब्रिटिश आए. तो इसमें तो कोई शक नहीं है. और प्लस ये है कि हमारे पास जो एलीट क्लास है वो ज्यादातर वही है जो बेनिफिशरीज थे, या मुगलों के थे या फिर ब्रिट्स के थे, वही नवाबजादे और बड़े जमींदार. दे वर अवॉर्डेड एज अ रिवॉर्ड. दिस इज ट्रू.
बट वही कल्चर हम चल रहा है. वी हैव केप्ट आवर young people. Sorry, I got disconnected. What I wanted to say was मैं कह रहा हूँ मैं जी हमारे यहाँ एक एंटरप्रेन्योरशिप है तो हम भूल जाते हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ सर्वाइवरशिप. जो लोग सर्वाइव करते हैं, जो लोग सर्वाइवल के लिए भागते हैं इधर उधर, वो उसमें माइग्रेंट्स आ जाते हैं. हमारे सबसे अच्छे लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं, जो बेचारे स्मगल होके बाहर जाते हैं, जो बेचारे भूख नंग पे गंदे तरीके, आपने भी देखा है मैंने भी देखा है, जो बेचारे बंक बेड शेयर करते हैं, एक एक पे 10 होते हैं, और जो बेचारे गंदे तरीके से रहते हैं, यहाँ रेमिटेंस भेजते हैं. हम रेमिटेंस गिनते हैं, हम उनको भूल जाते हैं वो क्या करते हैं. दूसरे माने एंटरप्रेन्योर जो खोखे शोखे लगाते हैं, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, साइकिल रिपेयर, गाड़ी की रिपेयर, ये वो छोटी छोटी चीजें करते हैं, वो हैं जो बेचारे रोज पुलिस से मार खाते रहते हैं, पुलिस उनको धक्के देती रहती है, पुलिस उनको तंग करती रहती है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको तंग करती है, जज साहब भी उनको तंग करते हैं. एक तो जजेस हमारे नए वो ताल्लुकदार हैं जो कहते हैं कि जी बिल्डिंगें भी तोड़ दो, जो कहते हैं सब कुछ तोड़ दो, सिर्फ मेरा रास्ता साफ कर दो ताकि मैं कैवलकेड में फिरूं, 10 गाड़ियां आगे पीछे हों. वो हमारी पुरानी फ्यूडल चीज है कि 10 गाड़ियां आगे पीछे हों, चाहे गोरे के आगे फिर रहे. जैसे गोरा था, हमारा गोरा कहता था नवाब साहब अब जो कुछ मर्जी खड़े हैं, आप अपने आगे पीछे गाड़ी रखे, बड़े लोग नौकर रखें और सक दिखाएं, सब कुछ मेरे से पूछ के करना नवाब साहब, मैं आपके ऊपर हूं. तो हमारे नवाब साहब यही है. वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट आता है, IMF का कंसल्टेंट आता है, ये कंसल्टेंट सारे नवाब साहब आप बस ये करिए, अपनी गाड़ी ये लेके फिरिए, हम आपको बताएंगे, बाकी ठीक है लोकल्स को जो मर्जी करें. असद साहब इस कल्चर का हम क्या करेंगे? हम तो मर गए हैं. बेहतर ये है कि हम हार मान लें और चुप करके बैठ जाए. ये आपने मोहल्लात देखे हैं लोगों के, आपने देखे इनका रहन सहन का तरीका. आपने डाउनिंग स्ट्रीट में कभी ये देखे डाउनिंग स्ट्रीट की क्या शक्ल है, और आपके सिंध के CM का क्या है, और आपके हमारे पंजाब के CM के मैं देखता हूँ क्या हालात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हालात देखता हूँ. मैं देखता हूँ जब रूट लगती है तो 150 गाड़ी होती है. 150 गाड़ी का अगर मैं खर्चा लगाऊं तो मेरा ख्याल 1 अरब रुपया मील होता है. तो ये क्या है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? मेरा तो ख्याल है हम नहीं ठीक कर सकते. बताइए. They have destroyed the innovation. They are anti-innovation, and I fully endorse. मैं भी यही बातें कर रहा हूँ. आप स्मॉल बिजनेस की बात कर रहे हैं. मैं हेलो, कैन यू हियर मी? यस. तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि हमारे इकोसिस्टम में जो बिजनेस में भी जो बड़ा कॉर्पोरेट है उसको लोन भी मिल जाता है, उसके लिए सब फैसिलिटेशन भी है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना उसको लोन मिलता है, उसको जाहिर है compete भी नहीं कर सकता वो. तो न्यू आइडियाज जनरेट नहीं होती हैं, और प्लस ये है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है अब उसमें भी इनोवेशन इसलिए नहीं आती कि हमारा जो कल्चर है वही लोग लीडर के क्लोज हो जाते हैं जो पूरा वक्त उसको कहते हैं तुम सही कह रहे हो, वेदर वो सही कहे या ना कहे. माय अंकल टू से पाकिस्तान में एक सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है. चलिए जी असद साहब, लेट्स मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन देयर. जी, आई वाज जस्ट आई थिंक लास्ट जो मैं बात कर रहा था कि वो प्रोसेस बेसिकली यही है कि जो लोग आप जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, ही इज सराउंडेड बाय दोस पीपल जो उस वक्त जो उनकी पूरी वक्त तारीफ करते रहते हैं. हर चीज आपने सही किया उसको भी तारीफ करेंगे, गलत किया कोई चैलेंज नहीं करेगा. एंड पीपल हु चैलेंज like yourself perhaps, they will get away from the person. Asil mein it's the people who challenge you who are your friends and not those who are praising you all the time. Lekin this is what happens. jo hamare jo political leaders hain, they surround themselves with people who are praising them all the time, mostly they are not truthful to them. So that's how your enemies become your friends and your actual friends become your enemy. I mean, this is the system. I mean, we need, I think, people who are, especially jo chief executive ho ya position of power, they need to listen to those who are, coming up and telling them objectively what are the problems. So, unfortunately, team selection is very pathetic. वो मैं कहता हूँ ना कि it's not, and then they concentrate power, they try to keep all the powers with themselves.
So वो कहते हैं the only thing which is more important than your ability is your ability to recognize them. Frankly, I think we have broadly covered this system of our ecosystem is an ecosystem of complacency. I think I've already summarized my views and given my broad conclusions and recommendations. I personally feel that things will change. I am quite hopeful. But one thing that needs to be done is to continue to raise these matters like what you're doing, Nadeem, and what PIDE is doing. I'll conclude with a great quote from Oscar Wilde again. He said, "Discontent is the first step in the progress of a man or a nation." So we need to be discontented, obviously, deeply discontented with what our situation is, and think of how do we change this ecosystem, how do we disrupt, and the existing status quo and this culture of complacency has to change. Thank you. Thank you very much, असद साहब. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. Unfortunately, मुझे जो लगता है कि डिसरप्शन जो आएगी वो आएगी राइट से. हम डिसरप्ट हो रहे हैं बाय द इस्लामिक सिस्टम और हम जाएंगे पीछे को. हम जाएंगे रियासत मदीना की तरफ, हम जाएंगे अफगानिस्तान, ईरान की तरफ. हम आगे को नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे मुआशरे में आगे को जाने की डिमांड ही नहीं है. जब मैं देखता हूँ रोज यहाँ हमारे ट्विटर पे हम फॉलो कर रहे हैं पुराने आइडियाज. हम ट्विटर से बड़ा कुछ पता चल जाता है कि ट्विटर में 4-5 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं पुराने पॉलिटिशियंस को, थके हुए पॉलिटिशियंस को, थके हुए एंकर्स को जो रोज पुरानी बातें करते, थके हुए मुल्लास को. जब मैं देखता हूँ कि हमारी डिबेट्स क्या होती है टीवी पे, वही पुरानी डिबेट्स होती, कोई नई बात होती नहीं है. तो मैं तो देख रहा हूँ कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं. दूसरी चीज जो हमने PIDE में बड़ी बात की है कि जो एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज जो भी कुछ आता है ये क्लस्टर्स में आता है. क्लस्टर्स कहाँ होते हैं? वो शहरों में होते हैं. हमारे शहर बने हुए हैं DCs के लिए और कैंटोनमेंट्स के लिए, वहां भी क्लस्टर ऑफ आइडियाज नहीं आ सकता. तीसरी चीज जो हम देखते हैं, जो रिचर्ड फ्लोरिडा ने की थी, उसको भी हमने एक दफा बुलाया था. उसने एक किताब लिखी थी काफी देर पहले क्रिएटिव क्लास पे. उसने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉलरेंस. जिधर के आप फॉर एग्जाम्पल औरतों को और ट्रांसजेंडर्स वगैरह को इक्वल स्पेस नहीं देते, उनको आप कवर नहीं करते, अपने आप को कहते हैं कवर करिए रखो, वहां तरक्की नहीं आएगी. यूरोप में रेनेसांस और रेफॉर्मेशन वगैरह में आपको पता है कैसे इंक्लूजन हुई थी. जब आप सोसाइटी को लंगड़ी लूली समझते हैं और सिर्फ यह समझते हैं कि जनाब आदमी सिर्फ बैठेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे और उन्हीं में सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप है. अब तो नजर आ गया है कि इवन बिहाइंड कंप्यूटेशन देयर वर वुमेन, इवन बिहाइंड द एटॉमिक बॉम्ब एटसेट्रा देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. हमारे यहाँ तो ये अभी तक फीलिंग ही नहीं है. हमारे यहाँ तो मुल्ले बैठे हुए, वो कहते नहीं होगा. जबकि आप ये कहेंगे कि एक सिस्टम जो कि एक बंदे ने वो दरियाफ्त की है बड़ी पुरानी, के कॉफी शॉप्स जो थी, they were a big movement in making a big change. इसी तरह पब्स और बार्स, हम तो शराब ही बैन कर देते हैं. तो जब आप एक सोसाइटी को इतना बंद घुटा हुआ रखेंगे तो वहां चेंज नहीं आ सकती. इसमें बहुत तहकीक मौजूद है कि एक ओपन सोसाइटी में चेंज आती है, घुटन वाली सोसाइटी में चेंज नहीं आती है. सब वही लाछे पहन के और पगड़ियां पहन के और नाच कर रहे हैं और बीज बो रहे हैं और औरतें वो छांटे लेके बीज को कर रही हैं. अगर हमारी सारी मिथोलॉजी यही है तो फिर हमने पीछे को जाना, आगे को नहीं जाना. तो आई फील वेरी फियरफुल, खैर आई वोंट बी अराउंड, कि हमने पहले पीछे जाना है फिर आगे जाएंगे. सोसाइटीज नेवर डाई, सोसाइटीज जाग जाती हैं, पर ये सोसाइटी पहले पीछे जाएगी फिर आगे जाएगी. मेरा ख्याल हम पहले तालिबान की तरफ जाएंगे, वो प्राइस पे करेंगे 20, 30, 40 साल जैसे ईरान में हो रहा है, फिर हम आगे जाएंगे. ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे ना बच्चे ना बूढ़े ना कोई जाग ही नहीं रहा. हम जब ऐसी चीजें करते हैं, आपने भी देखा है, ट्विटर स्पेसेस भी करते हैं, ये भी करते हैं, बहुत से मतलब 50-60 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं. बट जब वो लोग करते हैं स्पेसेस तो हजारों लाखों बंदे आ जाते हैं. आज आप अमर बिन मारूफ पे करें तो अमर बिन मारूफ बड़ी अच्छी बात है, मैं ऐसे डिसएग्री नहीं करता, पर पीछे को हमने क्यों जाना है? कुरान में भी लिखा हो भाई आगे जाओ पीछे ना जाओ. पर हम कोशिश करते हैं कि वो चीजें करें जो पीछे लेके जाए. हम असली स्पिरिट कुरान की नहीं समझते जो थी कि भाई तुमने दुनिया कॉन्कर करनी है, आगे जाओ, आगे कुछ करो. वो हमारे में
कैफियत नहीं आई। वो अरबों में आ गई है मेरा ख्याल, अरब भी हमसे आगे निकल गए, अफसोस की बात है। मोरक्को भी वर्ल्ड कप जीत गया, मतलब जीतने पे आ गया है, होप जीत जाए, मेरा तो बड़े उसके साथ है। बट पाकिस्तान मेरा ख्याल है, वेरी सैड टू से, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच असद साहब, ऑलवेज अ प्लेजर, आपने हमें जगाया। दिस इज ऑल वी नीड पीपल लाइक यू टू वेक अस अप, क्रिएट डिबेट, ट्राई एंड मेक अस थिंक। बाकी अल्लाह पे बहुत शुक्रिया, खुदा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।